नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। तो इसमें हमारा है राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक। मतलब ये महल जो स्मारक है यहाँ की समृद्ध संस्कृति, वीरता और कला के प्रतीक माने जाते हैं। ये भवन केवल रहने या सुरक्षा के लिए नहीं होते, बल्कि शाही वैभव, वास्तुकला और इतिहास को दर्शाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान की मतलब ये सुंदर नक्काशी, झीलों के किनारे स्थित महल, ऊंचे स्मारक आज भी राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को जीवित रखते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख राजधानियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वो है नादान, मेड़ता, मोल, आमेर और जावंड। ये क्या है? तो राजस्थान में जो है वह पहले अलग अलग रियासतें होती थी और हर राजा अपनी सुविधा, सुरक्षा और राजनीति के हिसाब से राजधानी बदलता था। रीजन क्या था इसका? क्योंकि राजधानी वही बनती थी जहां सुरक्षा मजबूत होती थी, पानी व संसाधन मिलते थे आसानी से, दुश्मनों से बचाव आसान हो सकता था वहां। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, राजमहलों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वहां की विशेषता है कि वहां बने बड़े छोटे कक्ष, वहां के दरवाजे, खिड़कियां और आकर्षक भवन। तो वहां के जो राजमहल है वह सिर्फ रहने की जगह नहीं होते थे, बल्कि वहां की शक्ति और शान का प्रतीक भी माने जाते थे। तो जो बड़े कक्ष होते थे वह दरबार व सभा के लिए बनाए गए होते हैं, और छोटे कक्ष जो होते हैं वो निजी जीवन के लिए होते थे। और सुंदर खिड़कियां जो बनी हुई होती थी वह हवा और एक रोशनदान के उपयोग के लिए बनी होती थी। फिर है तीसरा प्रश्न हमारा, मध्यकाल में राजमहलों का निर्माण किस कारण बढ़ा था? तो रियासतों के आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण। इसका क्या मतलब है? मतलब जब राज्य अमीर हुए थे, जैसे व्यापार, कर और कृषि से, तब राजाओं ने बड़े बड़े महल बनवाए थे। तभी मध्यकाल में राजमहलों का निर्माण बढ़ गया था। फिर नेक्स्ट है, राजमहलों में मिलने वाली प्रमुख संरचनाएं कौन कौन सी है? तो वो संरचनाएं हैं जैसे दीवान ए आम, दीवान ए खास, बारादरी, पावड़ा, झरोखे। तो ये क्या है? तो दीवान ए आम जो है वह एक जनता से मिलने का हॉल होता था, मतलब एक सबके लिए कॉमन हॉल होता था। दीवान ए खास जो है वह गुप्त बैठक, जैसे मंत्री सेना के बीच जो गुप्त बैठक की गई होती थी वो दीवान ए खास में होती थी। बारादरी जो है वह एक खुला विश्राम करने का स्थल माना जाता था। और पावड़ा झरोखे जो होते थे, वो झरोखे मतलब खिड़कियां, जो सुंदर खिड़कियां जहां से देखने की जगह होती थी वो। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के महलों में उद्यान व फव्वारों का उपयोग क्यों किया जाता था? तो वह सौंदर्य व शीतल वातावरण के लिए किया जाता था। राजस्थान जो है वह एक गर्म प्रदेश में माना जाता है, या वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए फव्वारे जो है वो पानी की ठंडक, और बगीचे जो है वह हरियाली और आराम का एक तरीका माना जाता था। फिर नेक्स्ट है, राजमहलों में बने झरोखों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो वह था बाहर देखने और शाही दर्शनों के लिए। नेक्स्ट है, राजमहलों में दीवान या आम का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? तो वो भी बताया था हमने कि आम जनता से मिलने के लिए। दीवान एक खास और बारादरी का उपयोग होता था विशेष बैठकों, और बारादरी का होता था विश्राम व सभा के लिए। नेक्स्ट है, राजमहलों में फव्वारों का उपयोग होता था ठंडक व सुंदरता के लिए। और राजमहलों की खिड़कियां होती, खिड़कियां व झरोखे किस प्रकार की कला दर्शाते हैं? तो यह एक नक्काशीदार कला को दर्शाते हैं। मतलब ये जो एक बहुत सुंदर डिजाइन बनाई जाती थी, जहाँ कला दुनिया में प्रसिद्ध थी, राजस्थान की ये कला दुनिया में प्रसिद्ध थी, कल नक्काशीदार कला। इससे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही था। फिर नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है हमारा, 15वीं शताब्दी के बाद राजस्थान की स्थापत्य शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों का, मराठों का, मुगलों का या यूनानियों का? सेकंड प्रश्न है, राजमहलों में दीवान एक खास का मुख्य उपयोग क्या था? और तीसरा, मध्यकाल में राजस्थान में राजमहलों का निर्माण क्यों बढ़ा था? आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उदयपुर संभाग की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, राजमहल सिटी पैलेस कहाँ स्थित है और यह किस राजवंश से संबंधित है? जो ये राजमहल सिटी पैलेस है ये हमारे उदयपुर में स्थित एक
अच्छा महल और पैलेस है जिसका जो कि मेवाड़ राजवंश से संबंधित माना जाता है। उदयपुर जो है वह एक तरह से झीलों की नगरी कहा जाता है और यहीं पर मेवाड़ के राजाओं ने अपना भव्य सिटी पैलेस बनाया था, इसीलिए यह मेवाड़ राजवंश से संबंधित माना जाता है। तो मेवाड़ राजवंश जो है वह हमेशा एक तरह से प्राकृतिक सुंदरता और सुरक्षा को महत्व देता था, इसीलिए झीलों और पहाड़ियों के बीच राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट है राजमहल का निर्माण किसने और कब करवाया। तो राजमहलों का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने और वो करवाया था 1559 ईस्वी में। तो जब चित्तौड़ पर खतरा बढ़ गया था तब महाराणा उदय सिंह ने नई राजधानी बसाई थी उदयपुर में। फिर नेक्स्ट है राजमहल किस झील के किनारे स्थित है। तो यह हमारे पिछोला झील के किनारे स्थित एक अच्छा सा पैलेस है, सिटी पैलेस। यह एक मतलब एक तरह से पानी में तैरता हुआ लगता है क्योंकि यह जस्ट पिछला झील के किनारे पर ही बना हुआ है। यह है हमारा सिटी पैलेस। फिर नेक्स्ट है राजमहल के एक हिस्से में प्रमुख स्थल कौन सा है। तो वह है प्रताप संग्रहालय संचालित है जहां महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला रखा हुआ है। यह संग्रहालय जो है वह मेवाड़ की वीरता की कहानी को सुनाता है। कौन? प्रताप संग्रहालय जो है वह मेवाड़ की वीरता को दर्शाता है। राजस्थान में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो वह है हमारे माणक चौक, मोर चौक, कृष्णा विलास महल, वाणी विलास महल, मोती महल, दिलकुश महल और फतेह प्रकाश महल आदि। फिर है राजमहल की तुलना किससे की गई है। तो राजमहल की तुलना की गई है हमारे लंदन के विंडसर महल से जो कि फर्ग्यूसन ने की थी। फर्ग्यूसन जो है उन्होंने बताया था कि राजमहल जो है वह लंदन के विंडसर महल की तरफ नजर आता है। नेक्स्ट कृष्ण विलास महल किस घटना के लिए प्रसिद्ध है। तो कृष्ण विलास महल जो है वह राजकुमारी कृष्णा कुमारी की स्मृति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है जिन्होंने जहर पीकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। मतलब है कि राजकुमारी कृष्णा जो वह कुमारी ने राज्य में युद्ध रोकने के लिए अपना बलिदान दिया था। उनकी मृत्यु जो है वह त्याग और शांति का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए यह महल उनकी याद में प्रसिद्ध है। कौन? ये राजमहल। नेक्स्ट है मयूर चौक किस कारण प्रसिद्ध है। तो मयूर चौक प्रसिद्ध है हमारे सुंदर सजावट व चित्रकारी में। मतलब यह दीवारों पर मोर की कलाकृति बनी हुई है जो कि राजस्थान की शान मानी जाती है और यह बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। नेक्स्ट जग मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह एक मंदिर है जो उदयपुर में पिछोला झील के किनारे ही स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है हमारा जग मंदिर का निर्माण किसने पूर्ण करवाया। तो इसका निर्माण पूर्ण करवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में। निर्माण शुरू तो करवाया कर्ण सिंह जी ने और खत्म करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जग मंदिर में किसे शरण दी गई थी। तो वह था अंग्रेजी अधिकारियों के परिवारों को और खुर्रम यानी शाहजहां को। ये कौन थे? मतलब अंग्रेजी अधिकारियों के परिवारों को और वहां से जुड़े शाहजहां से जुड़ा प्रसंग है ये एक तरह से। 1857 की क्रांति हुई तब यहाँ अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित रखा गया जो कि झील के बीच होने के कारण यह जगह सुरक्षित शरणी स्थल मानी जाती थी। नेक्स्ट जग निवास कहाँ स्थित है। तो यह है उदयपुर पिछोला झील के किनारे ही स्थित है ये भी। फिर इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो फिर हमारी ये एमसीक्यूज है। और जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किस शासक ने करवाया था। जग मंदिर में किस मुगल शहजादे को शरण दी गई। जग निवास यानी लेक पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जग निवास का निर्माण कब हुआ था। तो वो हुआ था 1746 ईस्वी में। हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है। तो हाड़ी रानी का महल स्थित है सलूम्बर में। सलूम्बर जो है वह मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था जहां हाड़ी रानी की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। मतलब है कि यह स्थान उनके बलिदान की भूमि होने के कारण प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है हाड़ी रानी किसकी पत्नी थी। तो यह सलूम्बर के राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। रतन सिंह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने युद्ध के लिए जाने जाते थे
उनकी पत्नी होने के कारण जो है हाड़ी रानी का बलिदान सीधे युद्ध और कर्तव्य से जुड़ा माना जाता है। नेक्स्ट, हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? तो उनका सही नाम था सहल कंवर। इनकी पुत्री थी, हाड़ी रानी किसकी पुत्री थी? तो यह थी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह जी की पत्नी थी। वह जो थे संग्राम सिंह जी, वह एक राजपूत योद्धा परिवार के थे और यह उन्हीं की बेटी थी, जहां बचपन से ही वीरता सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, हाड़ी रानी से संबंधित प्रसिद्ध कविता सेनानी किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी महाराज मेघराज मुकुल ने। इस कविता में जो है वह हाड़ी रानी की वीरता और त्याग को शब्दों में अमर किया गया है। इतिहास को कविता और साहित्य के माध्यम से जिंदा रखने के लिए ही इसे लिखा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, हाड़ी रानी ने किसके सम्मान में अपना बलिदान दिया? तो हाड़ी रानी ने अपने पति व स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये जो थी, मतलब हाड़ी रानी जो थी, वह त्याग व बलिदान जैसी वीरता को दर्शाती है। हाड़ी रानी की कहानी राजस्थान में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वह वीरांगनाओं की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी ये कहानी जो है वह हर जगह बहादुरी और बलिदान के रूप में सुनाई जाती है। वह सिर्फ एक रानी ही नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक भी बन गई थी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ व जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है हमारे, जैन कीर्ति, दोनों ही स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला भी वीरता और इतिहास का केंद्र माना जाता है। जो विजय स्तंभ है वो जीत का प्रतीक, और कीर्ति स्तंभ जो है वह धर्म और शांति का प्रतीक माना जाता था। फिर नेक्स्ट है, दिवेर का विजय स्मारक कहाँ स्थित है? तो दिवेर का विजय स्मारक स्थित है हमारे दिवेर राज संबंध में। ऐतिहासिक जीत को याद रखने के लिए ही वहां ये स्मारक बनाया गया था, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों पर बड़ी जीत हासिल की थी। यही है वो जगह, वह स्मारक और किला। फिर नेक्स्ट है, दिवेर विजय स्मारक का निर्माण किसकी स्मृति में और कहाँ किया गया? तो यह किया गया था महाराणा प्रताप की स्मृति में, उनकी विजय और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पास एक ऊंची पहाड़ी पर। मतलब ये नाम एक स्थलीय लोगों की भावना से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, ऊंची पहाड़ी पर भी। दिवेर विजय स्मारक को स्थानीय लोग क्या कहते थे? तो उसे मेवा का माथुर भी कहा जाता था। लोग इसे मेवाड़ की शान और गर्व मानते थे, किसे? मेवा का माथुर, इसे दिवेर विजय स्मारक। नेक्स्ट है, मानगढ़ धाम स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारे बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर। यह ऐसे स्थान, मतलब यह जो है आदिवासियों के बलिदान की भूमि मानी जाती है। तो ऐसे स्थान को स्मारक बनाकर इतिहास को जीवित रखा जाता था। फिर नेक्स्ट है, मानगढ़ धाम स्मारक का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है? तो वह है गोविंद गुरु के आंदोलन से। गोविंद गुरु ने आदिवासियों को समानता और अधिकारों के लिए जागरूक किया था। यह एक तरह से सामाजिक सुधार का आंदोलन माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानगढ़ पहाड़ी पर कितने आदिवासी शहीद हुए थे और यह कब की घटना है? तो लगभग 1500 लोग वहां शहीद माने गए थे, और जो घटना हुई थी 17 नवंबर 1913 ईस्वी में। ये जो है वह अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण सभा पर हमला किया था। आंदोलन को दबाने के लिए यह क्रूर घटना हो गई थी वहां। नेक्स्ट है, मानगढ़ धाम स्मारक को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों जगह निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए थे, इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये घटना जो है वह बहुत ही हद तक जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी ही हुई थी, इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट है एमसीक्यूज, जो इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड है। मानगढ़ धाम स्मारक किस घटना के कारण जलियांवाला का बाग हत्याकांड कहलाता है? और मानगढ़ धाम स्मारक का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है? और नेक्स्ट है, दिवेर विजय स्मारक किसकी स्मृति में बनाया गया? फिर है हमारा नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, जूना महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था रावल वीर सिंह देव ने। वीर सिंह देव जो है वह जूना महल को एक मजबूत और शाही निवास के रूप में बनवाना चाहते थे, और उन्होंने बनवा दिया।
राजा जो है वह अपने राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भव्य महल बनवाते थे। नेक्स्ट, जूना महल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह दान माता पहाड़ी डूंगरपुर डूंगरपुर में स्थित एक महल माना है। नेक्स्ट है, उदयपुर विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था हाँ, इसका निर्माण करवाया था महारावल उदय सिंह जी ने। और उदय विलास महल किस झील के किनारे बनी है? तो यह केप सागर झील के किनारे बनी है, जो कि उदयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक थांबिया महल कहाँ स्थित है? तो यह डूंगरपुर में स्थित है। गेप सागर झील के तट पर बने उदय विलास महल के अंदर ही बना हुआ है यह हमारा थांबिया महल। थांबे महल जो है वह एक बड़े महल के अंदर बना छोटा सा खास स्मारक माना जाता है। राजाओं को महलों के अंदर भी विशेष स्मृति स्थल बनाने की परंपरा थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक थांबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया महारावल शिव सिंह ने। शिव सिंह ने इसे एक विशेष उद्देश्य से बनवाया था। राजा अपने परिवार के सदस्यों की याद में स्मारक बनवाते थे, इसीलिए उन्होंने भी ये बनवाया। फिर है, थांबिया महल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो वह हुआ था राजमाता जान कुंवर की स्मृति में। यह एक स्मृति चिन्ह यानी मेमोरियल प्लेस है जो राजमाता के सम्मान में बनाया गया था। राजपूत संस्कृति में परिवार और सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, इसीलिए। फिर नेक्स्ट है, बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महारावल पुंजराज ने। महारावल पुंजराज जो है वह अपनी अलग ही सुंदरता और डिजाइन के लिए माने जाते, मतलब बादल महल जो है वह अपनी बादल महल जो है वह अपनी अलग ही सुंदरता और डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह राजा अपने समय में कुछ यूनिक और खास बनवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भी ये बनवाया था। बादल महल किस झील के किनारे स्थित है? तो वह है गेप सागर झील डूंगरपुर। और बादल महल किस पत्थर से निर्मित है? तो वह है पैरवा पत्थर से निर्मित। पैरवा पत्थर हल्के रंग का और चिकना होता था, जिससे महल बहुत आकर्षक लगता था। यह अपनी मतलब एक इजी नक्काशी हो जाती और सुंदर और टिकाऊ बन जाते थे। बादल महल में कितने गुंबद हैं? तो उसमें टोटल 3 गुंबद बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? और एक थांबिया महल का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? बादल महल किस पत्थर से निर्मित है? ठीक है, आपको हमें इन एमसीक्यूज के जवाब कमेंट में जरूर बताने हैं, और इन सब के करेक्ट आंसर आपको इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फिर नेक्स्ट है, कोटा संभाग जग मंदिर महल किस तालाब के मध्य बना है? तो यह बना है किशोर सागर तालाब, कोटा में। जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा दुर्जन लाल जी ने। महाराजा दुर्जन लाल ने इसे एक खास शाही महल के रूप में बनवाया था। राजा अपनी जो है वह पहचान छोड़ना चाहते थे, इसीलिए यूनिक निर्माण करवाते थे वो। जग मंदिर महल का निर्माण किसके लिए हुआ था? तो वह हुआ था रानी ब्रज कंवर के लिए। रानी ब्रज कंवर एक रानी के लिए खास उपहार था यह महल। राजाओं के लिए महल बनवाना सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान भी दिखाता था। चौथा प्रश्न है, अबला मोनी का महल नहीं हाँ, अबला मिनी का महल कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है कोटा में। यह भी एक तरह से ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है। कोटा क्षेत्र में जो है वहाँ हाड़ा शासकों ने कई सुंदर महल बनवाए हैं। फिर नेक्स्ट है, अबला मिनी का महल किस शासक ने बनवाया? तो यह बनाया था हमारे राव मुकुंद सिंह जी ने। हर शासक जो अपने समय में नई पहचान और निर्माण के लिए ये सब कुछ बनवाते रहते थे। नेक्स्ट है, अभेड़ा महल किस नदी के किनारे है? तो वह है चंबल नदी के किनारे कोटा में स्थित है। किले का निर्माण हाड़ा शासकों ने करवाया था। और सुख महल किस झील के किनारे स्थित है? तो यह है जेत सागर झील के किनारे स्थित बूंदी में। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया राजा विष्णु सिंह जी ने। राजा विष्णु सिंह जो है वह मतलब युद्ध के अलावा शांति और विश्राम भी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब बनवाया। सुख महल में कौन सा अंग्रेज लेखक ठहरा था? तो वहां ठहरा था रूडयार्ड किपलिंग।
प्रसिद्ध लेखक यहाँ ठहरे थे, इस जगह से प्रेरित भी हुए। सुख महल का वातावरण जो है वह इतना सुंदर था कि वहां विदेशी भी आकर्षित हो जाते थे। काठ का रैन बसेरा महल कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है झालावाड़ में। और यह किस वर्ष में बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, काठ का रैन बसेरा महल किस सामग्री से बना हुआ है? तो यह बना हुआ है लकड़ी से। पूरा महल जो है वह लकड़ी से ही बनाया गया है। यह बहुत ही खास बात है क्योंकि इसका निर्माण जो वह हल्का निर्माण है और जल्दी बन गया था ये। फिर है, काठ का रैन बसेरा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराज राणा राजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे। 13वां, अभेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित है? सुख महल बूंदी में कौन सा प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ठहरा था? और 15वां है, काठ का रैन बसेरा महल झालावाड़ किस सामग्री से बना है? नेक्स्ट है हमारा भरतपुर संभाग। तो पहला प्रश्न है हमारा, दीग के महल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भरतपुर में। दीग का महल जो है वह स्थित मतलब जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो अपने जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर क्षेत्र में जाट शासकों ने अपनी शक्ति और कला दिखाने के लिए भव्य महल का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है, दीग के जल महलों का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो करवाया था बदन सिंह जी ने। बदन सिंह ने इस शानदार महल परिसर की नींव रखी थी, जैसे कोई अब बड़ा सपना शुरू करना था उन्हें। वह जो है एक मजबूत और सुंदर राजधानी बनाना चाहते थे, इसीलिए जल महलों की शुरुआत की थी उन्होंने। नेक्स्ट है, दीग के जल महलों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने 1755 से 1763 ईस्वी तक। महाराजा ने इन महलों को असली पहचान दी। उन्होंने इसे शानदार और भव्य रूप से बनवाया था। उनके समय में जो है भरतपुर बहुत ही समृद्ध था, इसलिए बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, दीग के महलों का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो वो हुआ था ब्रज शैली में। दीग के महल परिसर में कौन कौन से भवन प्रमुख हैं? तो वह है गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भवन, भादव भवन, किशन भवन और केशव भवन। ये क्या है? तो सावन भादो महल जो है वह बारिश जैसा माहौल बताते थे हमें। गोपाल भवन है वो मुख्य और भव्य भवन माने जाते हैं, और बाकी जो है वह अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग उन्हें का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान कला व संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है होशियार सिंह जी। दीग के महलों में गोपाल भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल ने। जाट राजा जो सूरजमल ने इसे सबसे शानदार भवन के रूप में बनाया था। यह अपना मुख्य दरबार और शाही निवास बनाना चाहते थे इसे। फिर है, डी के महलों में सबसे बड़ा हुआ उत्कृष्ट भवन कौन सा है? तो वह था गोपाल भवन। गोपाल भवन में किस पत्थर का सिंहासन रखा गया? तो वह काले पत्थर का सिंहासन रखा गया था, जो कि बहुत मजबूत और आकर्षक दिखाया गया है, जो टिकाऊ और शाही प्रभाव यानी एक तरह से रॉयल लुक देता है। दीग को जल महलों का नगर क्यों कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जल महलों की अधिकता के कारण। दीग किस रियासत की प्राचीन राजधानी रही है? तो वह रही है भरतपुर रियासत की। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज है हमारे। तो दीग के जल महलों का निर्माण किस शासक ने और कब प्रारंभ करवाया था? दीग के जल महलों का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? और दीग के महल परिसर का सबसे बड़ा व उत्कृष्ट भवन कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न, निहाल टावर का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था राणा निहाल सिंह ने, जो कि धौलपुर में है। निहाल टावर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ था? तो प्रारंभ तो हुआ था 1880 ईस्वी में और खत्म हुआ था 1910 ईस्वी में। निहाल टावर कितने मंजिला है? मतलब निहाल टावर कितने मंजिला है? तो वह है टोटल 8 मंजिला। यह सबसे ऊंची और मजबूत इमारत मानी जाती है। इस टावर को बनने में लगभग 30 साल लग गए थे, पूरे पूरे 30 साल। फिर है, निहाल टावर के 8वीं मंजिल पर क्या बना हुआ है? तो निहा व 8वीं मंजिल पर बनी हुई है एक छतरी,
दूर दूर तक दिखाई देता है जिससे, और शहर की पहचान पहचान बनाना। फिर नेक्स्ट है निहाल टावर की 6ठी मंजिल पर क्या बना हुआ है, तो वहां बना हुआ है चारों दिशाओं में घड़ी। 6ठे मंजिल पर वहां चारों ही दिशाओं में एक घड़ी बनी हुई है। यह एक तरह से पुराने समय का क्लॉक टावर माना जाता है। लोगों को समय पता चले, शहर के हर कोने से दिखाई दे। फिर है सिटी पैलेस धौलपुर किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे धौलपुर महल भी कहते हैं। सिटी पैलेस को एक आम लोग धौलपुर महल कहते थे, वहां के आम लोग। और यह नाम जो है वह आसान और एकदम लोकल पहचान वाला हो, लोग जल्दी याद रख सके, इसीलिए रखा गया। सिटी पैलेस धौलपुर का उपयोग किसके निवास स्थान के रूप में किया जाता है, तो वह है शाही परिवारों के निवास स्थान के लिए। यह महल जो है राजा और उनके परिवार का एक घर था, जो कि उनके लिए सुरक्षा का मतलब माना जाता है। वहां आराम करते थे या शाही जीवन वहीं व्यतीत करते थे। फिर है नेक्स्ट 19वां प्रश्न, तालात शाही महल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह बना है चंबल नदी के किनारे धौलपुर में। इस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था मलिक खान जी ने, और 1622 ईस्वी में। मलिक खान ने इसे एक शाही विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था, जो कि नदी के पास स्थित महल है, जहाँ गर्मी से राहत मिलती है, शिकार और मनोरंजन के लिए और शाही आराम के लिए। ये हमारा आज के लास्ट एमसीक्यू है। निहाल टावर का निर्माण किसने करवाया था, और निहाल टावर की 6ठी मंजिल पर क्या स्थित है, तालात शाही महल किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, और लास्ट प्रश्न, तालात शाही महल का निर्माण किसने करवाया था, राणा निहाल सिंह ने, मलिक खान ने, महाराजा उदय सिंह ने, या महारावल शिव सिंह ने। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको हमें इन सारे एमसीक्यूज के जवाब कमेंट में जरूर बताने हैं, और हम आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस के सही उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।